नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की। और आज की कहानी जो कि बहुत मार्मिक है, कहानी का शीर्षक है किराए पर दादा दादी। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। मुंबई शहर की सुबह कभी शांत नहीं होती। अंधेरी वेस्ट की 14वीं मंजिल के फ्लैट में सुबह का शोर भी अजीब सी खामोशी लिए हुए था। 7 साल की अनन्या अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश की बूंदें कांच पर रुक रुक कर गिर रही थी, जैसे कोई छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हों। उसने अपनी नाक कांच से सटा दी। बाहर दूर तक ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही थी, हर एक में सैकड़ों खिड़कियाँ थी। उसे लगता ये सब खिड़कियाँ आंखें हैं जो एक दूसरे को देखती हैं लेकिन कभी बात नहीं करती। मम्मा, रिया किचन में टिफ़िन तैयार कर रही थी। उसकी उंगलियां मशीन से भी तेज चल रही थी। परांठे को 4 भागों में काटना, सॉस की बोतल रखना, पानी की बोतल भरना। ऑफिस जाने में मुश्किल से 40 मिनट बचे थे। मम्मा, अनन्या दौड़ती हुई आई। उसके नंगे पांव फर्श पर पटपट कर रहे थे। उसने रिया की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, वह पल्लू जो हमेशा की तरह कमर में खोंसा हुआ था। क्या हुआ बेटा, जल्दी बोल, मम्मा को ऑफिस भी जाना है। देख, तेरा टिफ़िन भी नहीं रखा अभी। मम्मा, दादी कैसी दिखती थी? रिया के हाथ अचानक रुक गए। चाकू परोंठा पर ही टिका रह गया। उसने पलट कर देखा। अनन्या की आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जो 7 साल की बच्ची में नहीं होनी चाहिए। यह गंभीरता पीछे कुछ हफ्तों से बढ़ रही थी। तुमने कल भी पूछा था। मैंने बताया था दादी बहुत सुंदर थी। रिया ने अपनी आवाज़ सामान्य रखने की कोशिश की। लेकिन फ़ोटो क्यों नहीं है कोई? आरव की दादी की तो सैकड़ों फ़ोटो हैं। जब भी वो आती हैं ढेर सारी सेल्फी लेती हैं। मेरी दादी की एक भी सेल्फी नहीं है क्या? रिया ने गहरी सांस ली, झुककर अनन्या के बराबर आई, उसके बिखरे बालों को सहलाया। बेटा, दादा दादी जब गए थे ना स्वर्ग, तब फ़ोन ऐसे नहीं होते थे, इतनी फ़ोटो नहीं खींचती थी। फिर भी एक तो होगी। दादी की मूंछें कैसी थी? दादा की मूंछें कैसी थी? दिखने में कैसे लगते थे? वो मुझे घोड़ा बनाते थे क्या? इस सवाल का रिया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अनन्या जब 2 साल की थी तभी रोहन के माता पिता उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। बारिश की एक रात थी, सड़क फिसलन भरी थी, ब्रेक फेल हो गए। रोहन को यह खबर फ़ोन पर मिली थी। उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। और अनन्या, वह तो उस वक्त ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल बस आने वाली है। रिया ने विषय बदल दिया। अनन्या उदास कदमों से अपने कमरे में लौट गई। शाम को जब रोहन ऑफिस से लौटा तो थका हुआ था। मुंबई की लोकल ट्रेन आदमी का सारा खून चूस लेती है। उसने जूते उतारे, टाई ढीली की, सोफे पर गिर पड़ा। तब उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर रखी एक ड्राइंग पर पड़ी। वह अनन्या ने बनाई थी। ड्राइंग में 4 लोग थे, एक लड़की, उसके मम्मा पापा, 2 आकृतियाँ जिनके चेहरे नहीं थे, बस धुंधले से स्केच थे। नीचे लिखा था, मेरा परिवार। रोहन को लगा जैसे किसी ने छाती पर पत्थर रख दिया हो। वह बहुत देर तक ड्राइंग को देखता रहा। बिना चेहरे के दादा दादी, यही तो हकीकत थी। अनन्या के लिए दादा दादी एक कंसेप्ट थे, इमोशन नहीं। एक खालीपन जिसे वो हर साल अपने जन्मदिन पर, हर त्योहार पर, हर उस पल महसूस करती थी जब उसकी सहेलियां अपने दादा दादी के घर जाने की बात करती। उसी रात जब अनन्या सो गई तो रिया बर्तन साफ कर रही थी। रोहन ने लैपटॉप खोला, एक अजीब सा नाम टाइप किया, किराए पर परिवार। गूगल ने हज़ारों रिजल्ट दिए, लेकिन सबसे ऊपर एक ऐप का विज्ञापन चमक रहा था, परिवारम, जहां रिश्ते मिलते हैं। रोहन ने क्लिक किया। वेबसाइट का बैकग्राउंड गरम पीले रंग का था। बड़े से संयुक्त परिवार की तस्वीर थी। सब हंस रहे थे, बुजुर्ग बच्चों के साथ खेल रहे थे। टैग लाइन पड़ी कि आप अपने त्योहारों, जन्म दिवसों और ख़ास मौक़ों पर अकेले हैं। क्या आपको अपने माता पिता, दादी दादा, भाई बहनों की कमी खलती है? परिवारम लेकर आया है आपके लिए किराए का परिवार, असली रिश्तों का एहसास। रोहन का पहला रिएक्शन हंसी का था, एक कड़वी तिरस्कार भरी हंसी। क्या बकवास है, उसने बुदबुदा कर कहा, लेकिन उसका कर्सर एक्सप्लोर बटन पर जा पहुंचा। स्क्रीन पर प्रोफाइल्स की एक लंबी लिस्ट खुल गई।
हर प्रोफाइल में बुज़ुर्ग दंपत्ति की तस्वीर थी, साथ में उनकी उम्र, शहर, भाषा, पसंद नापसंद, एक छोटा सा बायो, जैसे कोई मैट्रिमोनियल साइट हो। उसने पढ़ा, शर्मा दंपत्ति, लखनऊ। हमें बच्चों से बेहद लगाव है। त्योहारों पर घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनने को तरस जाते हैं। अगला प्रोफाइल, मेहता दंपत्ति, अहमदाबाद। हम अपने पोते पोतियों से दूर हैं। किसी के जन्मदिन पर बुलाइए, हम घर का बना खाना लेकर आएंगे। रोहन को लगा जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां रिश्ते खरीदे और बेचे जा सकते हैं। उसे गुस्सा आया, दुख हुआ, सबसे ज़्यादा बेबसी महसूस हुई। तभी उसकी नज़र एक प्रोफाइल पर अटक गई। जोशी दंपत्ति, पुणे। श्रीमती शकुंतला जोशी 67 वर्ष, रमाकांत जोशी 72 साल। तस्वीर में शकुंतला जी ने गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहनी थी, सफ़ेद बालों का जूड़ा बना हुआ था, माथे पर सिंदूर चंदन का टीका था। उनकी आंखों के आसपास महीन झुर्रियाँ थी, आंखें चमक रही थी, एक ऐसी चमक जो अक्सर दादियों की आंखों में होती है। दुनिया का सब कुछ जैसे उन्होंने देख लिया हो, अब सिर्फ प्यार बांटना चाहती हूँ। रमाकांत जी सफ़ेद कुर्ते में थे, चेहरे पर हल्की सफ़ेद दाढ़ी, मूछें, आंखों पर मोटे चश्मे, होठों पर एक भोली सी मुस्कान। बायो में लिखा था, हम पुणे में अकेले रहते हैं, हमारा इकलौता बेटा अमेरिका में है, हमें बच्चों से बहुत प्यार है, हम त्योहारों और जन्म दिवसों पर साथ दे सकते हैं, हमें खाना बनाना, कहानियाँ सुनाना, बच्चों के साथ खेलना पसंद है। होली, दिवाली, जन्मदिन, कोई भी मौका हो, हम आपके परिवार का हिस्सा बनकर आएंगे। रोहन ने बिना कुछ और सोचे बुक नाउ पर क्लिक कर दिया। तारीख चुनी 15 जुलाई, अनन्या का जन्मदिवस। रिया जब किचन से आई तो उसने लैपटॉप की स्क्रीन देखी। पहले तो उसे लगा कोई मजाक है, फिर तब जब उसने पूरी बात समझी तो सन रह गई। रोहन, यह सही है, हम अनजान लोगों को अपनी बेटी के जन्म दिवस पर बुला रहे हैं, उन्हें माँ बाप कहेंगे, यह तो झूठ है। तो क्या सच बताऊँ उसे? रोहन की आवाज़ अचानक तेज़ हो गई, उसकी आंखें झलझला गई। जाकर कहूँ अनन्या तेरे दादा दादी मर चुके हैं? तो कभी नहीं आएंगे। वो खालीपन, वो बिना चेहरे वाली ड्राइंग, क्या वो सच से बेहतर नहीं है? रिया चुप रही, वह जानती थी रोहन गलत नहीं है। दोनों ने मिलकर बुकिंग कंफर्म की। 2 दिन का पैकेज, 15,000 रुपये। इनमें दोनों बुजुर्गों का आना जाना, रहना, खाना, दादा दादी का अनुभव शामिल था। एक प्रॉपर इनवॉइस जनरेट हुआ जिसमें लिखा था, आपका परिवारम, अनुभव शुभ हो। रोहन को लगा जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। 15 जुलाई कैलेंडर पर अनन्या ने इस तारीख पर लाल रंग का बड़ा सा गोला बनाया था। उसके नीचे लिखा था, मेरा बर्थडे, दादा दादी आ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से वह यही कह रही थी, स्कूल में, बस में, पड़ोस की आंटी से, सबको बता दिया था, मेरे दादा दादी मेरे बर्थडे पर आ रहे हैं। उसने झूठ नहीं बोला था, उसे सच में यही बताया गया था। सुबह 6 बजे अनन्या बिस्तर से कूद पड़ी। उसने अपनी गुलाबी फ्रॉक निकाली जिस पर छोटे छोटे सफ़ेद फूल बने हुए थे। उसने खुद से बाल संवारने की कोशिश की, लेकिन बाल उलझ गए। फिर उसने मम्मा से कहा वो चोटी बना दे, साथ में गुलाबी रिबन भी लगाएं। मम्मा, दादी को मेरी फ़्रॉक पसंद आएगी ना? हाँ बेटा, बहुत पसंद आएगी। रिया का गला रुंध गया। घर को सजाया गया, गुब्बारे, झालरें, बड़ा सा बैनर जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे अनन्या। लेकिन रोहन और रिया के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। बार बार घड़ी देख रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे कैसे लोग होंगे, कहीं अनन्या को पता नहीं चल जाएगा। ठीक 11 बजे डोर बेल बजी। डिंग डोंग की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। अनन्या चीखी, दादी आ गई। दौड़कर दरवाजे की तरफ भागी। उनके नन्हे पांव फर्श पर ऐसे बज रहे थे जैसे ढोलक हों। रोहन ने उसे रोका, रुक, पापा दरवाज़ा खोलते हैं। उसने गहरी सांस ली, अपनी कमीज़ ठीक की, दरवाज़ा खोल दिया। सामने शकुंतला और रमाकांत जोशी खड़े थे। शकुंतला जी ने हल्के हरे रंग की सूती साड़ी पहनी थी जिस पर छोटे छोटे फूलों की कढ़ाई की हुई थी। पल्लू उन्होंने सिर पर ले रखा था। सफ़ेद बालों का जूड़ा वैसा था जैसा फ़ोटो में था, करीने से बनाया गया, बीच में सिंदूर की लाल रेखा। उनके कानों में छोटे छोटे सोने के टॉप्स झूम रहे थे। हाथों में कपड़े का थैला था, साथ में एक छोटा सा स्टील का डिब्बा। चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी, झुर्रियों के बीच से गर्माहट झांक रही थी।
रमाकांत जी ने सफ़ेद धोती, हल्के नीले रंग का कुर्ता पहना था। एक हाथ में छड़ी थी जो थोड़ा सहारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। दाढ़ी सफ़ेद थी, बर्फ़ की तरह। मोटे चश्मे के पीछे से आंखें मुस्कुरा रही थी। जब वो मुस्कुराए तो उनके गालों पर गड्ढे पड़ रहे थे। नमस्ते बेटा। शकुंतला जी ने रोहन की तरफ हाथ जोड़े। उनकी आवाज़ में वो भारीपन था जो उम्र के साथ आता है, लेकिन एक मिठास थी जो सिर्फ कुछ लोगों में होती है। रोहन अभी कुछ कहता इससे पहले अनन्या उसके पीछे से झांकने लगी। पहले तो शर्माई, रोहन के पैरों के पीछे छिप गई। उसकी छोटी छोटी उंगलियां रोहन की पैंट को कसकर जकड़े हुए थी। फिर धीरे धीरे उसने गर्दन बाहर निकाली। देखा शकुंतला जी झुकी। झुकने में थोड़ी तकलीफ हुई। एक हाथ घुटने पर रखा, अपनी बाहें फैला दी, बिल्कुल वैसे जैसे दादियाँ करती हैं। फिर बोली, गुड़िया जन्मदिन मुबारक हो, इधर आओ दादी के पास। उस एक पल में शकुंतला जी का चेहरा ऐसे खिल उठा मानो उन्हें दुनिया का सबसे कीमती तोहफा मिल गया हो। उनकी आंखों के कोने सिकुड़ गए। उन सिकुड़नों में आंसुओं की हल्की सी नमी दिखाई दी। अनन्या कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही। वह इन दोनों को टकटकी लगाए देख रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी याद जो कभी थी ही नहीं अचानक सच हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई, होंठ थोड़े से खुल गए। फिर अचानक वह दौड़ पड़ी, दादी। वह शब्द पूरे घर में गूंज गया। एक शब्द जो अनन्या ने पहले किसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया था। वह शब्द इतना सहज था, इतना स्वाभाविक, मानो सालों से वह यही कहने का इंतज़ार कर रही थी। अनन्या ने छलांग लगाई, शकुंतला जी की गोद में जा गिरी। शकुंतला जी लड़खड़ाई। फिर उन्होंने कसकर पकड़ लिया। एक हाथ पीठ पर रखा, दूसरा सिर पर। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बुदबुदा रही थी, शायद कोई आशीर्वाद, शायद बस प्यार के दो शब्द। रमाकांत जी ने चश्मा उतार कर पूछा, अरे वाह, इतनी बड़ी हो गई हमारी पोती। उनकी आवाज़ भर्रा गई। अनन्या ने शकुंतला जी को गोद से उतरकर रमाकांत जी की तरफ देखा, दादा। फिर वह उनकी तरफ लपकी। रमाकांत जी ने झुककर उठाने की कोशिश की। अरे बेटा, मैं अब उठा नहीं पाऊंगा तुम्हें, तुम बड़ी हो गई हो। उन्होंने फिर भी कोशिश की। अनन्या को थोड़ा सा उठाकर गले लगा लिया। सफ़ेद दाढ़ी अनन्या के गालों से रगड़ गई। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी, दादा आपकी दाढ़ी से चुभता है। अरे मैं दाढ़ी हटा दूं? रमाकांत जी हंसे। नहीं नहीं, अच्छी लगती है। यह दृश्य देखकर रोहन और रिया जड़ होकर खड़े रह गए। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह पहुंच नहीं पा रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। रोहन ने अपने जबड़े भींच लिए ताकि खुद रो ना पाए। शकुंतला जी ने अंदर आते ही थैला खोला। गुड़िया देखो, दादी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। स्टील का डिब्बा खोला। बेसन के लड्डुओं की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वह खुशबू ऐसी थी जो सिर्फ घर के बने लड्डुओं में होती है। घी, इलायची, प्यार की खुशबू। ये तो मेरे फेवरेट हैं, अनन्या चिल्लाई। आपको कैसे पता? दादी को सब पता होता है पोती के बारे में, शकुंतला जी ने आंखें मारते हुए कहा। फिर उन्होंने एक लड्डू निकाला, अनन्या के मुंह में रख दिया। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। मम्मा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बनाती हो। नहीं, इससे भी टेस्टी। रमाकांत जी ने पुराना झोला खोला। उसमें पुरानी किताब निकाली, पंचतंत्र की कहानियाँ। पन्ने पीले पड़ गए। ये किताब हमारे बेटे की है। जब वो छोटा था, रोज़ रात को हम यहीं से कहानी सुनाते थे। आज रात को अनन्या को भी सुनाएंगे। दिन ऐसे बीतने लगा जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो, धीमी, सुंदर, बेहद असली। दोपहर का खाना बनाने की बारी आई। रिया ने खाना मंगवाने की बात कही, जोमेटो से मंगा लेते हैं। शकुंतला जी ने मना कर दिया, नहीं बेटी, जन्मदिन के दिन बाहर का खाना नहीं खाते, आज मैं बनाऊंगी। साड़ी के पल्लू को कमर में खोंसा किचन में चली गई। रिया ने देखा शकुंतला जी के हाथ कैसे काम कर रहे थे। प्याज काटते वक्त चाकू सुरीली लय में चल रहा था। मसाले उंगलियों से चुटकी भरकर गिर रहे थे। वह बिना देखे मसाले डाल रही थी, बिल्कुल जैसे सालों का अनुभव हो। आटा गूंथना है? रिया ने पूछा। हाँ, थोड़ा गर्म पानी से गूंथना, जरा सा तेल डाल देना, रोटियां मुलायम बनेंगी। रिया वहीं खड़ी रही। अचानक सास की याद आ गई, रोहन की माँ, जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था।
वो भी ऐसे ही रोटियां बनाती होंगी। शकुंतला जी ने देखा रिया चुप है। आटे से सने हाथों से रिया के गाल को छुआ। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लग रहा है। रिया की आवाज़ टूट गई। तुम बहुत थक गई हो, जाओ ज़रा आराम करो, मैं संभालती हूँ। ये शब्द जाओ आराम करो रिया ने सालों से किसी से नहीं सुने थे। मुंबई की ज़िंदगी में आराम किसे मिलता है। खाना तैयार हुआ। मेन्यू था कड़ी चावल, आलू की सूखी सब्जी, बेसन के लड्डू, गरम गरम फुलके। सब ने एक साथ बैठकर खाए। अनन्या ने जिद की दादी की गोद में बैठकर खाएगी। शकुंतला जी ने अपनी गोद में बिठा लिया, अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाने लगी। दादी ये कड़ी तो बहुत यम्मी है, हमारे घर पर ही रह जाओ। अरे लेकिन हमारा घर है पुणे में, तो मैं भी पुणे चलूँगी। रमाकांत जी हंसे। चलो, लेकिन वहाँ मुंबई जैसी बिल्डिंग नहीं है, छोटा सा घर है, बाहर आम का पेड़ है। सच्ची आम के पेड़ पर आम लगते हैं? हाँ, गर्मियों में ढेर सारे आम लगते हैं। तब आना, हम आम की चटनी बनाएंगे। 5 भाग केक, गिफ्ट, एक सच्चाई का एहसास। शाम को केक काटने की रस्म हुई। केक चॉकलेट का था, अनन्या की पसंद। मोमबत्तियाँ जलाई गई, 7 मोमबत्तियाँ, हर साल के लिए एक। सब ने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया। रमाकांत जी ने धीमी भारी आवाज़ में गाना गाया। उनकी आवाज़ में सुर की कमी थी, अपनापन बहुत था। अब केक काटो, रिया ने कहा। नहीं, पहले दादा दादी खिलाएंगे। अनन्या ने जिद पकड़ ली। शकुंतला जी ने चाकू पर अनन्या का हाथ रखवाया। साथ मिलकर केक काटा। केक का छोटा सा टुकड़ा लिया, अनन्या के मुंह में रखा। रमाकांत जी ने भी ऐसा ही किया। अनन्या की आंखें खुशी से चमक रही थी। अब बारी थी गिफ्ट खोलने की। मम्मा पापा ने छोटी सी साइकिल दी जिसके हैंडल पर रिबन बंधा था। चाचा चाची ने एक डांसिंग डॉल भेजी थी। शकुंतला जी ने अपना गिफ्ट निकाला। कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा डिब्बा था। अनन्या ने उत्सुकता से खोला। लकड़ी की छोटी सी गुड़िया थी। वह कोई आम गुड़िया नहीं थी, हाथ से बनाई हुई थी। पहाड़ी स्टाइल का घाघरा चोली पहने हुए थी। सिर पर छोटा सा टीका था, गले में लाल धागे की माला थी। गुड़िया की आंखें, नाक, होठ बारीकी से उकेरे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगी। ये मैंने बनाई है, शकुंतला जी ने शर्माते हुए कहा। उम्मीद है पसंद आएगी। अनन्या ने गुड़िया को हाथ में लिया, बहुत देर तक देखती रही। ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, अनन्या ने कहा। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखकर बनाई है, तुम्हारे पापा ने भेजी थी। शकुंतला जी ने रोहन की ओर देखा। रोहन चौंका। उसे याद आया ऐप में उसने अनन्या की एक फ़ोटो अपलोड की थी। अनन्या ने गुड़िया को अपने सीने से लगा दिया। मैं इस गुड़िया को कभी नहीं फेंकूंगी, ये मेरी सबसे प्यारी गुड़िया है। फिर उसने शकुंतला जी को देखा। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, जैसे वो अब सिर्फ एक मेहमान नहीं थी, कुछ और था, वो कुछ अपना। रात हुई। मुंबई की बारिश फिर से शुरू हो गई। खिड़कियों पर पानी की बूंदें पड़ रही थी, बिजली चमकती थी। पूरा कमरा एक पल के लिए जगमगा उठता था। अनन्या अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसने अपनी नई गुड़िया को तकिए के बराबर में लटा रखा था। रमाकांत जी ने अपनी कुर्सी बिस्तर के पास खींची। शकुंतला जी पलंग के कोने पर बैठ गई। अनन्या के बाल सहलाने शुरू कर दिए। दादी कहानी सुनाओ ना। रमाकांत जी ने चश्मा ठीक किया, किताब खोली, फिर उन्होंने किताब बंद कर दी। आज मैं तुम्हें कोई किताबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं तुम्हें गांव की कहानी सुनाऊंगा। उन्होंने बताना शुरू किया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के बारे में, जहाँ चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे। सुबह सुबह जब सूरज निकलता तो पूरी घाटी सोने की तरह चमकती थी। छोटी सी नदी थी जिसका पानी इतना ठंडा होता कि पैर डालते ही सुन्न हो जाते। रात को तारे इतने पास लगते जैसे छत पर चढ़कर छुए जा सकते हैं। वहाँ एक छोटा सा घर था, पत्थरों और लकड़ी से बना हुआ। उस घर में दादा दादी रहते थे। उनकी एक पोती थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, मेरे जैसी। उसका नाम क्या था? उसका नाम खुशी था। शरारती थी। एक बार वो नदी किनारे अकेली चली गई और कहानी चलती रही। अनन्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अगली सुबह सूरज निकला, बारिश थम गई। मुंबई का आसमान धुला हुआ नीला था। नाश्ते के बाद जब जाने का समय आया तो घर का माहौल अचानक भारी हो गया। अनन्या चुप थी, नई गुड़िया को लेकर सोफे पर बैठी थी। नन्हे होंठ फूले हुए थे। बेटा हमें जाना होगा, रमाकांत जी ने कहा। अनन्या ने हठ पकड़ ली। नहीं जाओगे? लेकिन हमारा घर यही तो है, हमारा घर, आप यहीं रहो ना। अनन्या दौड़कर रमाकांत जी के पैरों से लिपट गई। प्लीज़ दादा मत जाओ। शकुंतला जी ने झुककर उसे उठाया।
उनकी कमर में दर्द हुआ, उन्होंने फिर भी उठा लिया। गुड़िया सुन, हम फ़ोन पर बात करेंगे, रोज़ वीडियो कॉल करेंगे। जब तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां होंगी तो मम्मी पापा के साथ पूना आना, मैं तुम्हें सारा शहर घुमाऊंगी। सच? हाँ, हम आम की चटनी बनाएंगे। अनन्या थोड़ा मानी। रोहन और रिया ने उन दोनों को नीचे तक छोड़ने का आग्रह किया। लिफ्ट में सब चुप थे। बिल्डिंग की पार्किंग में कैब उनका इंतज़ार कर रही थी। जाने से पहले रमाकांत जी ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, एक बात कहूँ? जी बोलिए। तुम बहुत अच्छे पिता हो, बहुत अच्छे बेटे भी। तुम्हारे माता पिता जहाँ भी हैं उन्हें तुम पर गर्व होगा। उनकी आवाज़ रुंध गई। हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। हम सालों बाद किसी के माँ बाप बनकर आए हैं। हम भूल ही गए थे कि बच्चों की किलकारियाँ कैसी होती हैं। आज हमें हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा मिला। रोहन ने बिना कुछ कहे रमाकांत जी को गले लगा लिया। दोनों पुरुष, दो अलग पीढ़ियाँ, दो अलग दर्द, एक ही कमी को महसूस करते हुए। रिया ने शकुंतला जी के पैर छुए। शकुंतला जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। खुश रहो बेटी, और हाँ, अनन्या को मेरा प्यार देना रोज़। कार चल पड़ी। अनन्या ने तब तक हाथ हिलाया जब तक कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वह रो पड़ी। रिया ने उसे गोद में उठा लिया। चल बेटा, घर चलते हैं। लेकिन मम्मा, दादा दादी के बिना घर में अच्छा नहीं लगेगा। रोहन ने पीछे से आकर दोनों को बाहों से भर लिया। लगेगा बेटा, क्योंकि अब वो हमारे साथ हैं यहीं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। 3 महीने बीत गए। अक्टूबर आया, दिवाली का त्यौहार आया। तीनों महीनों में अनन्या ने हर शाम शकुंतला जी को वीडियो कॉल किया। कभी ड्राइंग दिखाने के लिए, कभी नई कविता सुनाने के लिए, कभी ऐसे ही। शकुंतला जी ने वीडियो कॉल पर क्रोशिया सिखाने की कोशिश की। वो बुरी तरह नाकाम रही। खूब हंसी भी। रमाकांत जी ने उन्हें 3 कहानियाँ सुनाई, एक राजा की, एक परी की, एक बहादुर चूहे की। अब दिवाली थी। रोहन ने फैसला कर लिया, इस बार दिवाली पुणे में जोशी दंपत्ति के साथ मनाएंगे। जब वो लोग पूना पहुंचे तो शकुंतला जी का छोटा सा घर रोशनी से जगमगा रहा था। आंगन में रंगोली बनी थी, दरवाजे पर बंधनवार लटक रहा था। बाहर सच में एक आम का पेड़ था। अनन्या दौड़कर शकुंतला जी की गोद में जा गिरी। दादी, मैं आ गई मेरी गुड़िया। शकुंतला जी ने उसे हवा में उठाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने कमर के दर्द की परवाह नहीं की। शाम को सबने साथ बैठकर पूजा की। रमाकांत जी ने अनन्या को गोद में बिठाकर दिया जलाना सिखाया। देखो बेटा, ऐसे पहले बाती को तेल में डुबो। अनन्या ने बड़ी सावधानी से दिया जलाया। छोटी सी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन दिया जल गया। पूरे आंगन में रोशनी फैल गई। रोहन ने उस रात, दिवाली की रात, शकुंतला जी और रमाकांत जी के पैर छुए। माँ पापा, हमें माफ़ करना। हम अपने आप को सिर्फ ऐप के ज़रिए बुलाया था, लेकिन आपने हमें जो दिया उसकी कोई कीमत नहीं है। शकुंतला जी ने उसका सिर उठाकर माथा चूम लिया। पागल, इसमें माफ़ी की क्या बात है? ऐप तो बस एक जरिया थी, मिलना तो ऊपर वाले ने लिखा था। रमाकांत जी हंसे। अब तो तुम हमें किराए का भी नहीं कह सकते। इस बार तो तुम्हारा रहना खाना हमारे घर में हुआ है, तो हिसाब बराबर। सब हंस पड़े। रात को पटाखे चल रहे थे। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। हर रंग की रोशनी बिखर कर अनन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। शकुंतला और रमाकांत जी साथ खड़े थे, हाथ में फुलझड़ी लिए। रोहन ने पीछे से आकर अपनी बाँह रिया के कंधों पर रख दी। तुम्हें पता है, रोहन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मम्मी पापा ने ही ऊपर से ये सब भेजा है। रिया ने उसकी तरफ देखा। हाँ, शायद, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी पोती के चेहरे पर कभी उदासी हो। अनन्या दौड़ती हुई आई। रोहन और रिया ने अनन्या का हाथ पकड़ा, खींच कर ले गई। शकुंतला और रमाकांत जी खड़े थे। अब हम सब साथ में फुलझड़ी चलाएंगे, उन्होंने ऐलान किया। और फिर छोटे से आंगन में आम के पेड़ के नीचे 6 लोग नहीं, बल्कि एक परिवार खड़ा था। 2 बच्चों की तरह खिलखिलाते बुजुर्ग, 2 राहत भरी सांस लेते अधेड़, और एक 7 साल की बच्ची जिसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज रही थी। रिश्ते किराए के नहीं होते दोस्तों, रिश्ते बस रिश्ते होते हैं। कभी कभी एक ऐप, एक जन्मदिन, एक गुड़िया, यही 3 चीज़ें एक परिवार बनने के लिए काफ़ी होती हैं। ये थी कहानी दोस्तों, किराए पर दादा दादी। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।